बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड, जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और इसी तरह साइक्लोअल्केन साइक्लिक में आ जाएंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी अल्केन एग्जिस्ट एज अ गैसियस स्टेट। तो हमारे पास टोटल जो 6 अल्केन है जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें टोटल इसका आंसर होगा 6। एक अल्केन है मीथेन हो गई, इथेन हो गई, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये 4 गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आइसोब्यूटेन है, वो भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ये टोटल 5 हो गए। और पेंटेन में से जो न्यू पेंटेन है, चूँकि उसकी जो सरफेस एरिया कम है, उसका इस तरह से स्ट्रक्चर है कि सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसमें वीक वैंडर वाल फोर्सेस होंगी और उसका भी बॉइलिंग पॉइंट लेस देन होगा रूम टेम्परेचर से, तो वो भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो टोटल 6 अल्केन हैं। न्यू पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट। और ऐसे कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होगा वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह टोटल 6 एल्केन हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड न्यू पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ये क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एरोमेटिक क्या होते हैं। ऐसे क्लोज्ड चेन कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेशन हो और रिंग का हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, रिंग का हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और वो प्लेनर भी हों। तमाम एटम जो रिंग में हों प्लेनर हों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों और उनके पास रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हों। ठीक है, द लास्ट कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ सेपरेटली नोन एज अ हक्कल रूल। ठीक है, तो इसमें n हक्कल नंबर है जो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 1 2। जैसे अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास साइक्लो इस पर एक लेक्चर भी हमने दे रखे हैं, साइक्लो प्रोपेनाइल केटाइन, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह बेंजीन है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 6 आंसर आएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 10 आंसर आएगा, इसी तरह 3 पुट करेंगे तो 14 आएगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जिस भी सिस्टम में, तो वो हमारे पास एरोमेटिक होगा। और अगर जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हों तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन जो इसके अलावा किसी कोई और कंडीशन होगी किसी भी कंपाउंड में, यानी इनमें से एक भी कंडीशन ना हो तो वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। बाकी सारी कंडीशन सेम है, यानी एरोमेटिक में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है, वो प्लेनर होता है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी तरह एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, बाकी कंडीशन सेम होंगी, सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटाडाईन है। ठीक है, तो इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो हमारे पास होंगे एंटी एरोमेटिक। अब इन कंडीशन में से एक भी कंडीशन जिसमें नहीं पाई जाएगी वो होगा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, यानी उसमें कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या उसमें 4n+2 पाई या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या वो नॉन प्लेनर है, तो वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का ये स्ट्रक्चर होता है। वैसे हमारे पास ये है, इसका अमूमन जो ड्रा किया जाता है, तो ये है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अब ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होने की वजह से इसकी एक टब शेप बन जाती है, वो भी ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ये इसकी टब शेप है और ये नॉन प्लेनर है।
तो बताया कि एक भी अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन एरोमेटिक। विच कंपाउंड इजीली चेंज इनटू अल्केन अपॉन डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लें कि जनरल लिख लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन होता है सोडा लाइम के साथ, इसके साल्ट का। तो क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एलिमिनेट होगी, और वो किस तरह होगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे बांड आ जाएगा और इस अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें कार्बेन आयन बनते हैं अल्काइल ग्रुप के, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और जितने कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस लिहाज से सिंपल जो सोडियम एसीटेट है, इसमें चूँकि एक ही मिथाइल है, तो ये कार्बेन आयन बाकी की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सोडियम ब्यूटानेट अगर हम उसकी बात करें तो ये हो गया ब्यूटानोएट। तो इसके साथ ब्यूटानोएट, ये इसका एनाइन बनेगा ना, आगे एक कार्बन डाइऑक्साइड वाली कार्बन होगी, तो ये इसका एनाइन बनेगा। तो ये लेस स्टेबल है। जितने जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका वो स्टेबल कब होगा, जब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ही अटैच है, तो उससे फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी। पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए ये होता है कि जितना वो ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट ये होते हैं, कार्बोकेटाइन होते हैं, कार्बेन आयन होते हैं, ठीक है, इसी तरह फ्री रेडिकल वगैरह होते हैं। और इसमें जो मेजर फैक्टर हम जो डिस्कस करते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट हैं, जिसमें रेजोनेंस आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा इसका कार्बेन आयन स्टेबल होगा, तो ये रिएक्टिव भी जल्दी से अल्केन बनाएगा। उसके बाद है विच अल्केन हैज़ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे, कि कोई, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए लिए जाते हैं, और जितनी सॉलिड में पैकिंग अच्छी होगी उतनी उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूपेंटेन का है। वो कैसे कि न्यूपेंटेन जो है इसका एक कार्बन के साथ 4 कार्बन मज़ीद जुड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री पाई गई है, और इसकी जो पैकिंग होगी, एक दूसरे मालिक्यूल एक दूसरे में अच्छे तरीके से वो फिट हो जाएंगे, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये जो है एन पेंटेन, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट होगी, यानी फर्स्ट पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, सेकंड पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है। क्योंकि एन पेंटेन का स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, तो इसमें वो जिगजैग, एक्चुअल में तो जिगजैग शेप होती है ना इनमें जो अल्केन्स होते हैं, तो इस तरह फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा सरफेस एरिया की वजह से। और जो आइसोपेंटेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी बिटवीन होगा, सबसे कम होगा न्यूपेंटेन से भी और एनपेंटेन से भी। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स जिंक इन इथेनॉल। ये जो जिंक या किसी भी मेटल के साथ अमूमन रिएक्शन होता है, तो उसमें अल्काइल हैलाइड क्या करता है कि जैसे यहाँ पे जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। और जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे डिपार्ट कर जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो जिंक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसमें कार्बेन आयन बनते हैं। तो प्राइमरी कार्बेन आयन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से एनाइन डिस्टेबलाइज हो रहा होता है, तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी। नेक्स्ट है व्हेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट विद टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड द हाइड्राइड आयन एक्ट एज अ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्राइड आयन होता है, जब हम अल्काइल हैलाइड के साथ, कोई भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, मान लें ये है,
तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो एज आ ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है कि इसमें ये चला जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज जाएगा तो ये मिल के क्या बना देंगे, अल्केन बना देंगे। अब ये जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी होता है, सेकेंडरी में भी होता है, लेकिन जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उनमें चूँकि हाइड्रोजन नहीं होती, जिसे मान लें कि ये हमारे पास यहाँ पे जैसे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल ये हमारे पास है CH3 सी, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब इसका यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो H इसके पास नहीं है तो इसमें एज अ H जो हाइड्राइड का होगा ये एज अ बेस काम करेगा, यहाँ से H ले लेगा और ये एलिमिनेशन करवा के यहाँ से एक H और Cl बना के ये क्या एलिमिनेशन करवा देगा और इसमें आइसोब्यूटीन बनेगी, ब्यूटाइलिन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये जिसको 2 मिथाइल प्रोपीन भी IUP सिस्टम में कहेंगे। तो इस तरह स्पेस कम होती है, आप साथ रजिस्टर पे भी इनको समझ सकते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड उनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता, इसके लिए फिर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो टर्शरी को रिड्यूस कर देगा लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको कर देता है, उनको ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होने की वजह से हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, यानी क्लोरीन के साथ जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, माइंड में नहीं आ रहा, ट्राइफिनाइल इस तरह कुछ है, ट्राइफिनाइल स्टेनस हाइड्राइड इस तरह उसका नाम है, फार्मूला है, यानी PH3SNH है गालबन, तो वो सभी को रिड्यूस कर देगा, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे, सेकेंडरी होंगे, टर्शरी होंगे, तो वो सभी को रिड्यूस कर देगा। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी के लिए ज़्यादा सूटेबल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टर्शरी को फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कि एज अ बेस एक्ट करता है, चूँकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑफ द फॉलोइंग रेडली कन्वर्टेड इनटू अल्केन अपॉन डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन में इसमें जो अल्केन की डी कार्बोक्सिलेशन होगी, इसमें भी हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे स्टेबिलिटी देखेंगे उसकी, चूँकि ब्यूटानोइक एसिड में जो कार्बेन आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड या 2 डाई मिथाइल। अब 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड की भी बात कर लें तो इसमें हमारे पास ये होगा 2 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा। अब इसमें 2 फैक्टर आ गए, एक तो स्टीरिक क्राउडिंग आ गई और दूसरा जब इसमें ये हो गया प्रोपानोएट हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, यानी इसका साल्ट होगा तो प्रोपानोएट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तो स्टीरिक हिंड्रेस आ गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे फैक्टर है कि जब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, पीछे डिस्कस किया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये डीस्टेबलाइज कर देंगे जो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है एनाइन को। तो इस तरह ब्यूटानोइक में अल्काइल ग्रुप तो लार्जर है लेकिन वो डायरेक्टली चूँकि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह फिर ब्यूटानोइक एसिड से इसका रेट ज़्यादा होगा। विच कंपाउंड डज नॉट रिड्यूस टू अल्कीन ट्रीटेड विद, तो HI जो है ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनको अल्केन में रिड्यूस कर देता है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, ईस्टर हैं, इवन एसिटाइल क्लोराइड हो गए, ठीक है, तो जितने भी हैं कंपाउंड हैं, एसिड के डेरिवेटिव हैं, अल्काइल हैलाइड्स इवन हैं, उनको भी ये अल्केन में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये एक बेटर इवन अल्कोहल को भी ये रिड्यूस कर देगा कि इसमें अल्केन में, तो ये इसको वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जब किसको लिया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस को, ठीक है। तो इसका जो नन ऑफ दिस होगा सभी को ये रिड्यूस कर सकता है। 2 मिथाइल ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास CH3 ब्यूटेन है, ब्यूटेन ये हो गई ब्यूटेन, सॉरी ये अच्छा ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें सबसे पहले अच्छा क्लोरीनेशन हो गया और इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। इसमें हमारे पास जो हैं
वो एक तो ये हाइड्रोजन एक ही टाइप के यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन है जो टर्शरी कार्बन से अटैच है, ये टर्शरी कार्बन हो गई। अच्छा, उसके बाद एक सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये 2 हैं यानी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है जो अटैच हैं 2 डिग्री कार्बन से। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन जो 2 डिग्री से, और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप है, लेफ़्ट पे वर्टिकल पे है और हॉरिजेंटल लाइन पे हॉरिजेंटल, तो ये दोनों मिथाइल 3 डिग्री कार्बन से हैं। तो इस तरह फिर 4 तरह के यहाँ पे कार्बन होंगे और 4 तरह के हाइड्रोजन बन जाएंगे, यानी एक 1 डिग्री एट 2 डिग्री कार्बन और फिर हो जाएंगे 1 डिग्री एट 3 डिग्री। तो ये 2 तरह के, और तीसरे होंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में एक ही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरीनेशन जो होती है, इसमें रिएक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि ये सेलेक्टिव रिएजेंट्स सेलेक्ट कार्बन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब क्लोरीन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी हाइड्रोजन के साथ 1 और सेकेंडरी के साथ 3 प्राइमरी के साथ 1, सेकेंडरी के साथ 3.8 और टर्शरी के साथ इसकी रिएक्टिविटी होती है 5। इसका मतलब ये होता है कि एक वक्त में अगर प्राइमरी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है तो क्लोरीन वहाँ पे 3.8 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। या इसका मतलब ये कह लें कि एक वक्त में अगर प्राइमरी की रिएक्टिविटी 1 यूनिट है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन की कितनी होगी, उससे 3.8 गुना ज़्यादा होगी और टर्शरी की 5 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक वैल्यूज़ दी गई हैं, आप डॉक्टर यूनुस साहब की बुक से, किसी भी बुक से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत यहाँ पे मेजर फैक्टर है, यानी इनकी सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी के हवाले से। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास जो 1 डिग्री एट 3 डिग्री हैं, ये टोटल 6 हैं, तो इनके हिसाब से रिएक्टिविटी बनेगी 6। ठीक है, और अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी है ही एक, तो एक को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पेस कम है, ज़रा इसको समझ लें, यानी 1 डिग्री पे 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन जो 3 डिग्री से डायरेक्ट अटैच हैं, लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। अब 6 हाइड्रोजन जो हैं इनके ये प्राइमरी हैं, इनके हिसाब से रिएक्टिविटी बनेगी 6, यानी अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस होती हैं तो जो उसका रेट होगा वो 6 होगा। और अगर टर्शरी चेंज होती है तो उस है एक, तो एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 5 हो जाएगा। अब इसी तरह सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन जो है ये टोटल 2 हाइड्रोजन है, और अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी तो इसके हिसाब से 2 मल्टीप्लाई 3.8, क्योंकि इसका रेट क्या है, एक हाइड्रोजन के हिसाब से 3.8 है। तो इसका क्या होगा कि 3.8 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.6। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी के हिसाब से 6 टोटल बना, सेकेंडरी के हिसाब से 7.6 बना और टर्शरी के हिसाब से 5 बना। अब दूसरी प्राइमरी जो है 1 डिग्री जो एट 2 डिग्री पे है तो वो 3 है, तो 3 के हिसाब से रेट भी 3 बनेगा चूँकि प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो इस तरह हमारे पास इसका जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है 7.6, तो मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगी, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगी। उसके बाद सेकंड पे मेजर प्रोडक्ट ये वाली मिलेंगी जो ये दो मिथाइल के हिसाब से, और थर्ड पे फिर टर्शरी वाली मेजर होगी और फोर्थ पे ये होगी। तो इसी तरह आप परसेंटेज भी इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप भाई परसेंटेज बताएं कि यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज कितनी होगी, अब ये इसका रेट आया 7.6 है, तो अब बाकी का टोटल कर लें। जैसे पहले वाले दो मिथाइल की जिनकी बात की थी तो उनके हिसाब से 6 आ रहा था, और ये टर्शरी के हिसाब से 5 आया, तो 6 और 5 11, और 1 डिग्री पे आया 3 हो गया 18 और 7 2 डिग्री वाले 18 और 7 कितने हो गए 25.6 हो गया, यानी 7.6, तो 25.6 टोटल हो गया। और सेकेंडरी पे जो आ रहा है रेट वो 7.6 है, तो 7.6 को 25.6 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ये होगी मेजर प्रोडक्ट की परसेंटेज। तो इस तरह आप इसको
कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी आप इसको दोबारा सुन लें या फिर रजिस्टर पे लिख लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्पेस का इशू ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो इसका अच्छा, इसका जो 2 डिग्री पे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो क्लोरीन 2 पे अटैच होगी, तो इसका होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अगर क्लोरीन और मिथाइल ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही काउंट होते हैं, हैलोजन, इनको अपने फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेना कि हैलोजन है तो फिर इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे, बल्कि इसलिए हमने यहाँ पे नंबरिंग की कि ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं। यानी राइट साइड पे जब जैसे क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा तो राइट साइड पे क्लोरीन 2 पोजीशन पे और लेफ़्ट साइड पे मिथाइल 2 पोजीशन पे। तो इस हिसाब से फिर हम अल्फ़ाबेटिकली सी क्लोरीन पहले आता है तो उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद है आइसोब्यूटेन गिव मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें भी वही आ जाएगी रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी। अच्छा अच्छा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने देखना है। ये है आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन की अगर क्लोरीनेशन तो इसमें 9 इसमें क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन है, और 9 के हिसाब से क्लोरीनेशन करवाएं तो उनकी रिएक्टिविटी 9 बनेगी, ठीक है। लेकिन टर्सरी एक ही है तो उसके हिसाब से 5 बनेगी, तो रिएक्टिविटी फिर इसकी ज़्यादा होगी, रेट इसका ज़्यादा होगा। यानी इनमें से एक मानो क्लोरीनेशन से एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये होगी 1 क्लोरो 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन बन जाएगी। सही हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। और इसमें हाँ अच्छा, अगर ब्रोमिनेशन की जाए तो उसमें जो गैप है बहुत ज़्यादा है, चूँकि अगर प्राइमरी हाइड्रोजन है तो ब्रोमिनेशन से उससे रेट अगर 1 है तो सेकेंडरी का 80 टाइम ज़्यादा होगा और टर्शरी का 1600 टाइम ज़्यादा होगा। तो टर्शरी के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट यही बनेगी, ये बननी थी, यानी टर्शरी हाइड्रोजन रिप्लेस होनी थी, लेकिन जब ब्रोमिनेशन से। और अगर क्लोरीनेशन है तो फिर उसमें चूँकि गैप इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में एक में 1 से 3.8 है और 3.8 से 5 है, तो उसमें फिर चूँकि हाइड्रोजन बाज़ दफ़े ज़्यादा आ जाती है, जैसे इस केस में आया, प्राइमरी हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह इसका फिर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी के हिसाब से। तो ये बी आंसर इसका राइट होगा। आइसोब्यूटेन एंड इथाइलिन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। तो आइसोब्यूटेन जो है इसमें एक जो टर्शरी हाइड्रोजन होती है तो उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी केमोनोफोरस को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, तो KMnO4 तो नहीं लेंगे, तो ब्रोमीन वाटर से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन वाटर। आइसोब्यूटेन ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपेयर नहीं करेगा, जबकि इथाइलिन डिसअपेयर कर देगा। फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटीन फ्रॉम ब्रोमोब्यूटेन बाय यूजिंग बेस इज। अच्छा, ये है हमारे पास 2 ब्यूटीन बनी है ब्रोमोब्यूटेन से, ब्रोमोब्यूटेन, अच्छा 2 ब्रोमोब्यूटेन कह लें। तो इसमें ये होगा कि एक जो हमारे पास रिएक्टेंट है उससे ब्यूटीन बनी। अब ये जो ब्यूटीन है या इसको 1 ब्रोम हमारे पास जो ब्यूटीन इसमें बनी, तो ये एक इसका जो आइसोमर बना, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियो सेलेक्टिव होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव होगा या स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। तो ये हमारे पास इसमें जब ब्यूटीन बनी तो इसमें ये रेडियो सेलेक्टिव होगा, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, रेडियो सेलेक्टिव होगा। रेडियो सेलेक्टिव हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें दो प्रोडक्ट होती हैं और उनमें से एक मेजर प्रोडक्ट मिलती है, तो ऐसे को हम कहते हैं रेडियो सेलेक्टिव। इसको हम कहते हैं रेडियो सेलेक्टिव। और रेडियो सेलेक्टिव उस वक्त जैसे हमारे पास इसमें ब्रोमोब्यूटेन में प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बनेगा और सेकेंडरी भी। तो प्राइमरी जो होगा वो लेस स्टेबल है, तो सेकेंडरी जो मेजर प्रोडक्ट देगा तो 2 ब्यूटीन बनेगी 1 ब्रोमोब्यूटेन से,
तो इस हिसाब से जब दो प्रोडक्ट पॉसिबल हों, जैसे यहाँ पे वन ब्रोमोब्यूटेन से वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन दोनों पॉसिबल हैं, तो एक जो है वो मेजर होगी। जो मेजर है ये इसको कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो मीन पोजीशन और सेलेक्टिव यानी पोजीशन को सेलेक्ट करना।